हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट एंड हियर्स योर एजुकेटर रजत दुबे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एज यूजुअल डेली करंट अफेयर्स, और आज का जो हमारा रहेगा वो 6 फेब को लेकर के रहेगा। तो आइए आपको डायरेक्ट लिए चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है जो 6 फरवरी के डेट में हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो टॉपिक है वो है एंजल टैक्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा अभी क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस बिल 2023 जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो फाइनेंस बिल 2023 जो है वो ये कहता है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स जो भी हैं, मतलब अभी तक एंजल टैक्स बेसिकली है क्या, अगर आप ये ध्यान दोगे तो एंजल टैक्स वो होता है जो भारत में जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनको जो भी फंडिंग मिलती है उनके इक्विटी के बेसिस पे, वो भी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे जो मिलता है उसी पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी एक स्टार्टअप है वो कल को बिजनेस करना चाहता है तो उसको जो भी इन्वेस्टर्स के द्वारा, उन इन्वेस्टर्स के द्वारा जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टर्स जो है उस कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट को ही एंजल टैक्स कहा जाता है, क्योंकि उस पर 30% का टैक्स लगाया जाता है। द रीजन बीइंग इट इज नेम्ड एज एंजल टैक्स। तो यहाँ वही चीज मेंशन है कि ये जो है वो भारत सरकार प्रपोज कर रहा है कि अभी तक क्या होता था कि जो स्टार्टअप्स पे जो इंडियन रेसिडेंट्स वाले लगाते थे सिर्फ उसी पे वो एंजल टैक्स लगता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे नहीं लगता था। यानी कि वो कंपनीज जिसपे फॉरेनर्स पैसा लगाते थे उस पर एंजल टैक्स नहीं लगता था, सिर्फ जो भारतीय मूल के लोग लगाते थे उस पर ही लगता था। लेकिन अब चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो इंडियन हो, ऐसा प्रपोज करा गया है कि दोनों पर लगाया जाए। एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था 2012 में, और ये कैपिटल पर लगाया जाता है स्टार्टअप्स जो रेस करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है तो हमने बता दिया, वेल्दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका फोकस होता है कि उन स्मॉल बिजनेस वेंचर्स को टारगेट करना इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। वो इक्विटी लेते हैं थोड़ा सा या फिर ओनरशिप लेते हैं और उसी के बेसिस पे वो देते हैं। सेक्शन 56(2) जो कि 7B का है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है सेक्शन, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसको एंजल टैक्स जो है वो कहा गया है, इंट्रोड्यूस करा गया 2012 में। तो यानी कि ये इनकम टैक्स एक्ट से भी पावर लेता है। नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं पीएम कुसुम स्कीम के तहत। ठीक है, एंजल टैक्स हमने देख लिया है, कुछ भी डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा। मोस्टली यही है कि उन स्टार्टअप्स पे जो अभी तक इंडियन रेसिडेंट्स पर ही टैक्स लगता था, अभी वो इंडियन हो या फॉरेनर हो दोनों पर टैक्स लगाया जाएगा, और एंजल टैक्स जो है वो 30% तक का होता है। अनलिस्टेड कंपनीज जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनके ऊपर वो लगाने की बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पीएम कुसुम स्कीम, ये क्यों न्यूज में है तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो बढ़ाया गया है, 2026 किया गया है। और इसको मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन इंस्टॉल करने का 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी रूरल इंडिया में मार्च 2026 तक अंडर पीएम कुसुम। तो ये उसका फुल फॉर्म है। अब पीएम कुसुम स्कीम जो है वो एक स्कीम है जो सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को इंस्टॉल करने के लिए कहता है सोलर इरिगेशन पंप्स। सोलर इरिगेशन पंप्स लगाने के लिए वो सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को प्रमोट करता है ताकि वो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर सके। इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ईयर इंपॉर्टेंट है 2019, याद रखिएगा। ठीक है, हर फार्मर को 60% का सब्सिडी भी मिलता है अगर वो ट्यूब वेल्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, या पंप सेट्स। तो अगर उसमें 100 रुपए की लागत आती है तो उसमें से 60 रुपए सब्सिडी के तौर पे उनको मिल जाएगा अंडर पीएम कुसुम स्कीम। और इसको 30% का टोटल कॉस्ट जो है वो लोन भी मिल जाएगा भारत सरकार से। तो एक तो 60% का सब्सिडी मिल जाएगा, साथ साथ में 30% लोन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं वो है पीएम कुसुम स्कीम। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है असम का चाइल्ड मैरिज। अभी बहुत ज्यादा अरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस जो है वो असम में आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। बहुत ज्यादा दूल्हे दुल्हन जो शादी कर रहे थे, तो उनको मतलब असम कैबिनेट ने ऑलरेडी पास कर रखा था कि जो भी 18 साल या 21 साल से कम जो लीगल एज है, उसको खैर 21 कर दिया गया है विमेन के लिए भी, तो उससे पहले अगर शादी करते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। लोगों ने उस बात को नहीं माना है, इसीलिए अभी अरेस्ट काफी ज्यादा चालू है। अभी कंट्रोवर्सी में वो क्यों है वो तो अलग बात है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पॉस्को एक्ट उससे बात करता है, और साथ साथ में चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 का। तो हम उस विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है कि असम क्यों न्यूज में है। ठीक है, अब सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं, वो है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट क्या है? पॉस्को एक्ट जो है उसको लाया गया था ईयर 2012 में, जो कि प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, बच्चों को प्रोटेक्शन देता है ये सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से और पोर्नोग्राफी ऑफेंसेस से। ठीक है, साथ साथ में ये प्रोटेक्ट करता है बच्चों के इंटरेस्ट्स को एट ऑल स्टेजेस ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। यानी कि बच्चों की बात कर रहा है यहाँ पे। चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है, कौन बच्चे के कैटेगरी में आएगा? जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं
इन द सेंस कि जेंडर न्यूट्रल भी है, बॉय हो गर्ल हो दोनों को कवर करता है, ठीक है। एज क्या है, 18 इयर्स ऑफ एज से कम अगर है, उनके साथ आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो या किसी भी तरीके से आप उनको पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी दिखा रहे हो, तो वो आप पॉस्को के तहत चार्ज किए जाओगे। टू मेक द पनिशमेंट फॉर चाइल्ड अब्यूज मोर सीवियर, उसको और सीवियर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स 2020, जो अलाउ करता है इम्प्लीमेंटेशन रिसेंट अमेंडमेंट्स का। और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, तो मिनिस्ट्री जो है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। जैसा कि आप सब अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स में, तो बहुत ज्यादा वो मिनिस्ट्री को जोड़ के पूछ रहा है। द रीजन बीइंग कि हमने पीएम कुसुम में देखा मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी था, यहाँ पॉस्को में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं वो ये पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो है वो जेंडर न्यूट्रल भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉस्को के तहत उन चीजों के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट है पीवीटीजी। ये पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। तो ये क्यों न्यूज में है, तो हाल का जो बजट आया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के अभी भी देख सकते हो, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल्ड एनालिसिस मेरे द्वारा। तो यूनियन बजट 2023-24 जो है वो लॉन्च करा गया है। उसने कहा है कि पीएम जो पीवीटीजी जो है बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक डेवलपमेंट मिशन ला रहे हैं, ताकि जो पीवीटीजी की फैमिलीज हैं उनको बेसिक सुविधाएं मिल सके, ठीक है। अब ये पीवीटीजीज क्या है उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली ये सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनका पॉपुलेशन या तो कम हो रहा है या तो स्टैग्नेंट है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, साक्षरता कम है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। यही 4 क्राइटेरियाज हैं, ये आपको याद रखना है। जनरली ये रिमोट लोकेलिटीज में देखने को मिलेंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, और ये जो ग्रुप्स हैं वो काफी वल्नरेबल हैं हमारे समाज में, और साथ साथ में इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अभी तक हासिल नहीं किया है। ऐसे 75 टोटल कैटेगरीज हैं पीवीटीजीज में। सबसे ज्यादा जो है वो ओडिशा में है 18, ठीक है। और ढेबार कमीशन जो है वो सबसे पहले इस चीज को लेकर के रिपोर्ट लाया था कि पीवीटीजी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ढेबार कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो पीवीटीजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम ओडिशा 18, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ये क्वेश्चन आप जाकर के देखोगे तो इस टॉपिक से यूपीएससी ने 2018 में प्रीलिम्स में पूछा था डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ढेबार कमीशन ने बताया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किस तरीके से इनइक्वालिटी है। साथ साथ में फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है, जो इनिशियली प्लानिंग कमीशन लाया गया था, तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसने भी सब कैटेगरी करा था शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, और उसके तहत लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान से भी ये चीज निकल के आता है, और ढेबार कमीशन जो है उसको लेकर के ये रिपोर्ट भी देते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप भी है, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये रहा उसके फीचर्स की प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग और गैदरिंग, जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन विद अदर ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये कुछ उसके फीचर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का हमारा वो है ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना, ठीक है। बेसिकली इंडियन आर्मी इसको काफी समय से कंडक्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि आज का ये है। और ये पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो वहां पे भारतीय मिलिट्री जो है वो लेकर के चलती थी। तो फिलहाल ऑपरेशन सद्भावना जो है वो इंडियन आर्मी ने लिया है, वेलफेयर एक्टिविटीज चलाने का काम किया है गुडविल्स को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि स्कूल्स, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि एजुकेशन टूर्स एक्सेट्रा फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो ऑपरेशन सद्भावना क्या है, ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लद्दाख रीजन में गुडविल जो भारतीय मिलिट्री आर्मी जो है वो चलाती है उससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन सद्भावना। आई होप आप सबको याद रहेगा। तो आज का जो भी हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंजल टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। पीएम कुसुम अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देख लिया है। पीवीटीजी क्यों इंपॉर्टेंट है, बजट में जब इसका जिक्र हुआ है। और चौथा ऑपरेशन सद्भावना। चारों ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, लगे तो नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट करके भी जरूर हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट में कुछ और अगर सुधार करना है तो वैसा भी हम करेंगे आप सबके लिए बिल्कुल, और साथ साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए मस्त अच्छे से पढ़ना है। फॉर्म अगर आपने यूपीएससी का फिल नहीं किया है तो अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, देरी नहीं करते हैं और लगे रहते हैं मेहनत के साथ में, बिल्कुल एग्जाम क्लियर करेंगे और नाम रोशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।